तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो अपने 52 वीक के लो के आसपास चल रहा है, जिसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो इस स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको इस स्टॉक पे कहाँ पे आपको परचेज़ करना चाहिए और कहाँ पे आपको चीज़ें कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए और कितने देर तक आपको इसको होल्ड करना अब बनता है। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली चार्ट मैंने खोल दिया है। डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि इसका जो हाई लगा था दोस्तों वो तकरीबन लगा था 750 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से स्टॉक 379 तक आ चुका है। अगर हम आरएसआई की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आरएसआई 49 पे काम कर रहा है, जो कि 30 के ऊपर है। तो ऑब्वियसली आपको जब ये 30 के नीचे था तब स्टॉक में एंटर करना बनता था, जो कि आपको मिला था यहाँ पे जून और जुलाई के बीच में आपको यहाँ पे मौका मिला था, और एक बार मौका मिला था मार्च में। तो लेटेंट व्यू स्टॉक में तकरीबन अगर आपने आईपीओ के वक्त इन्वेस्ट अगर किया होता तो इसकी ओपनिंग 500 के आसपास हुई थी, फिर 800 तक चला, 750 तक चला गया था, और वहाँ से अभी 379 तक है। तो ये समझना है दोस्तों कि ये जो स्टॉक है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है आगे। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स इस तरीके से इसका हम थ्रू चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो है दोस्तों, ये एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स इंसाइट्स प्रोवाइड करती है, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ये प्रोवाइड करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग करते हैं और डिजिटल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली डेटा सबका बाप है अभी तो फ़िलहाल के लिए, और डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी डेटा पे ये कंपनी काम करती है। और यही डेटा कंपनी प्रोवाइड करती है दूसरे कंपनीज़ को, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके क्लाइंट्स को। द कंपनी प्रोवाइड सर्विस इन ब्लू चिप कंपनीज इन टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, सीपीजी और रिटेल इंडस्ट्रीज एंड अदर डोमेन्स। तो ये समझना है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अगर की पॉइंट्स की बात करूँ तो नीश ऑफरिंग ये तो लोग करते हैं। तो लेटेंट व्यू इज द लीडिंग प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स सर्विस कंपनी इन इंडिया बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग टू बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स। एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी ये लोग करते हैं, जैसे कि हमने देख लिया। इनके सर्विसेज क्या है, बिजनेस सेगमेंट्स हम देख लेते हैं कि कंसल्टिंग सर्विसेज है, डेटा इंजीनियरिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स भी ये लोग इसमें प्रोवाइड करती है, बाकी डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़ इनके पास है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस इनके होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस, यूरोप, एशिया, बाकी देशों में इनके भी, बाकी रीजन और बाकी देशों में होते हैं। प्रेजेंस अक्रॉस अगर आप देखोगे दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी में 63.2% 25% का है, सीपीजी और रिटेल में 9% का है, इंडस्ट्री में 17% का है, बीएफएसआई इंडस्ट्री में 9.59% का है। एसेट लाइट स्केलेबल बिजनेस मॉडल है दोस्तों इनका। और ऑब्वियसली इनको वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ता, ऑफिस को बुलाना ही नहीं पड़ता, तो ये इनके लिए प्रो की बात हो जाती है। बाकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू होता है, द टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट 54% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, एडोबे अलोन 20% रेवेन्यू देता है इनको, तो ये समझना होगा। बाकी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो आईपीओ की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या है कि तो डेट है, कंपनी के पास कर्जा है 23 करोड़ का। बाकी आरओई और आरओसी ये अच्छे दिखते हैं मुझे, कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं है, सिर्फ 15% के ऊपर होनी चाहिए तो ठीक है। बुक वैल्यू इसके 55 रुपीज़ की थी, वहाँ से अभी 379 है, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है। हाई इसने लगाया था 755 का, और लो इसने लगाया है 305 का। बाकी दोस्तों अगर देखेंगे तो ईपीएस 7 रुपये का है, और यहाँ पर प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब किसी भी प्रोमोटर ने, कंपनी के प्रोमोटर ने प्लेज नहीं किए हुए शेयर। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक के ऊपर हो तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखेंगे तो 57 रुपीज़ का है, जो कि पी रेशियो है। तो फिलहाल के लिए वैल्यूएशन थोड़े से हाई ही लग रहे हैं। मार्केट कैप जो है 7,703 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली ये स्मॉल कैप कंपनी बन जाती है। बाकी अगर हम बात देखेंगे दोस्तों, तो चार्ट जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इसने लगाया था 750 का हाई, वहाँ से अब ये तकरीबन आधा गिर चुका है। कौन सा अगर देखेंगे तो कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रही है और डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ठीक है, ग्रोथ कंपनी तो डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देगी। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, तो ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कंपनी रिड्यूस मतलब डेट कम कर दिया, कंपनी ने डेट फ्री हो गई है। एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर, तो डेट कम है दोस्तों, डेट फ्री नहीं है लेकिन डेट कम है, और क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे देने वाले हैं।
बाकी इसका जो दोस्तों मार्केट लीडर है वो टाटा एल्क्सी है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा मार्केट कैप है। एल&टी टेक्नोलॉजी एम्फासिस, मतलब आईटी के सेक्टर से ये बिलोंग करती है लेटेंट व्यू। बाकी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम इसके देखेंगे तो सेल्स आप देख सकते हो 73 करोड़ के सेल्स थे जून 2022 में। उसके बाद हो गए जून 2021 में 88 करोड़ के, तो ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दी सेल्स में। लेकिन सितंबर 2022 के क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया एज़ कम्पेयर टू सितंबर 2021 का क्वार्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर ओपीएम के मार्जिन अगर हम देखेंगे तो गिरे हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं इनके। सितंबर 2022 के क्वार्टर में 28% है, 2021 के भी क्वार्टर में 28% है, तो ओपीएम में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं थी। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट का भी सिंपल वही हाल है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो 2013 में इनका जो सेल्स था 33 करोड़ तक था, अभी वो मार्च 2022 का आ रहा है 408 करोड़ का है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 12 करोड़ से 122 करोड़ तक हो चुका है। ओपीएम थोड़ा सा 30% के आसपास रहा है इनका। नेट प्रॉफिट भी अच्छा, इनके नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ मिली है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये एक तरीके से ग्रोइंग स्टॉक है। आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे 3 साल में 25% की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स की ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी है, इतनी नहीं है लेकिन ठीक है। बाकी बोरोइंग्स अगर देखेंगे 8 करोड़ की बोरोइंग थी मार्च 2013 में, अभी मार्च 2022 में 26 करोड़ की है। तो बोरोइंग मतलब सितंबर 2022 में 24 करोड़ की है, तो बोरोइंग्स इतनी है नहीं कंपनी के पास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एसेट्स भी इंक्लूड अभी हो रहे हैं। बैलेंस शीट अच्छी नज़र आ रही है कंपनी की। प्रोमोटर्स के पास अगर आप देखोगे तो 67% का स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी, फॉरेन और डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह थोड़े से स्टैगी रहे, लेकिन पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग जमा रही है। तो ये बड़ी बात होता जाती है कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इस जैसे कंपनी के ऊपर भरोसा कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीओ में ही काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। और आईपीओ में आप देख सकते हो 750 के भाव पे अगर किसी ने लिया है तो वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तो 350 है। तो क्या हमें नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के पास करना चाहिए क्या? ये बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी डेटा बेस है, डेटा बेस इनके सॉल्यूशंस है, इनके सर्विसेज है। तो ऑब्वियस है कि डेटा का काफ़ी उपयोग फ्यूचर में होने वाला है, डेटा लगने वाला है, कंपनीज़ को लगने वाला है, क्लाइंट्स को लगने वाला है, और ये सर्विसेज चलते रहेंगे। तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर विचार किया जाए तो कंपनी मुझे अच्छी लगती है, पसंद आती है। बाकी फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी कंपनी इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि नई कंपनी है, उनका मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, ऊपर से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बन जाती है। बाकी डेट तो कंपनी को फ्यूचर में उठाना ही पड़ेगा ग्रोथ के लिए, तो ये तो हो जाती सारी चीज़ें। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी, डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा इस कंपनी में, तो ये हो जाती है दोस्तों। बाकी आपको एक पर्सनल डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि अभी तक जो आईपीओ में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला है। 750 के हाई पे जिसने इन्वेस्ट किया था उनको अब डीमार्ट जैसे, मतलब डीमार्ट को इस कंपनी से मुझे नहीं लगता कि कंपेयर करना चाहिए, लेकिन डीमार्ट जो है आईपीओ के वक्त, मतलब आईपीओ से बहुत ज़्यादा भागा है डीमार्ट, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है ऑब्वियसली। बिजनेस सेगमेंट भी अलग हो जाते हैं इनके। लेकिन अगर हम बात की जाए, अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। टाटा एल्क्सी में पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। एम्फासिस जो कि हमने जैसे देखा कि स्ट्रॉन्ग बड़ी कंपनी है इनकी, आप देख सकते हो पीयर्स में। तो यहाँ पर जो है एल&टी टेक्नोलॉजी, एम्फासिस, परसिस्टेंट, ओरेकल, तो इस जैसे कंपनी में कोई भी एक चुन लो और उसमें बड़े कंपनी में पहले इन्वेस्ट करो, और फिर आपका अगर रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, थोड़ा सा और रिस्क लेना है स्मॉल कैप में, तो इस कंपनी के लिए आप जा सकते हो। बाकी कंपनी तो फ्यूचर ग्रोथ की कंपनी मुझे नज़र आती है। तो फिलहाल के लिए करेक्शन में, और लॉन्ग फेस करेक्शन चला है इसका। बाकी आप तो समझदार है। बाकी दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 30 के अंदर यहाँ पर 2 ही चांस मिले हैं 30 के अंदर आरएसआई आने के, 30 के नीचे आरएसआई आ जाए तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।